हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस अत्यंत उपयोगी तथ्य के चौथे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने साइंस अत्यंत उपयोगी तथ्य का तीसरा पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करा था जो कि आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बन करके आपके सामने आते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में भी हम लोग साइंस के वैसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो पहला फैक्ट है, पॉइंट नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि कोणीय वेग की इकाई है। जी हाँ, आपके कई एग्जाम में ये चीज़ क्वेश्चन बन करके आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। आप सभी कंफ्यूज होते रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना याद रखना है कि सर कोणीय वेग इक्वल टू फार्मूला होता है कोण बटा समय। कोणीय वेग इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, तो कोण बटा समय। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कोण को हम लोग रेडियन में मापते हैं और समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि कोणीय वेग का इकाई क्या होता है। आप सभी क्या कहेंगे, सर रेडियन पर सेकेंड कोणीय वेग का क्या होता है, इकाई होता है। ध्यान दीजिएगा, कोणीय वेग आपको कब उत्पन्न होता है, तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चल रही होती है तब उस वस्तु के वेग को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। ध्यान में आपको ये भी रखना है कि कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोणीय वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग और ज़्यादा शुद्ध रूप में क्या पढ़ते हैं, तो सर हम लोग पढ़ते हैं ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है। ध्यान दीजिएगा, ओमेगा कोणीय वेग को बता रहा है, थीटा कोण को बता रहा है और टी किसको बता रहा है, सर समय को बता रहा है। आपके एग्जाम में कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि रैखिक वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, रैखिक वेग और कोणीय वेग में क्या रिलेशन होता है। तो मेरे मित्र, आप सभी याद रखेंगे कि रैखिक वेग इक्वल टू क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे सर रैखिक वेग इक्वल टू कोणीय वेग इंटू त्रिज्या होता है। रैखिक वेग इक्वल टू क्या होता है, तो सर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। और ध्यान में रखेंगे, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर कहते हैं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं सर, तो v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर कहते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। भाई मेरे, हमेशा याद रखना, सेल कोई भी हो उसमें जो एनर्जी स्टोर रहती है वो कौन सा एनर्जी होती है, तो आप सभी कहेंगे सर रासायनिक ऊर्जा होती है। जितने भी आपका सेल है उन सब में कौन सा एनर्जी स्टोर रहता है, तो सर केमिकल एनर्जी स्टोर होता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि विद्युत सेल जो है किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो आप सभी कहते हैं कि शुष्क सेल या विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आप इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे कि सेल कोई भी होगा उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होगी और जितने भी सेल होते हैं वे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आपसे कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से वोल्टीय सेल के खोजकर्ता कौन थे। तो ध्यान में रखेंगे कि वोल्टीय सेल के खोजकर्ता अलेसांद्रो वोल्टा को बोला जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि सर सेल का खोज किसने किया, तो अलेसांद्रो वोल्टा ने किया। मेरे मित्र, ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि जो सेल होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी सेल और एक होता है आपका सेकेंडरी सेल। जो सेल फिर से रिचार्ज नहीं हो सकता है उसको हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं, जो आपके टॉर्च में लगा हुआ रहता है या फिर घड़ी में लगा हुआ रहता है या फिर रेडियो में लगा हुआ रहता है। और जिस सेल को आप फिर से रिचार्ज कर सकते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। और सेकेंडरी सेल जो है वो आपको वाहनों के बैटरी के रूप में दिखता है, या आपके घर में जो इन्वर्टर का बैटरी है वो कौन सा है सर, तो आप कहेंगे सर सेकेंडरी सेल है। क्यों, क्योंकि वो रिचार्ज हो सकता है। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि सेल 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी सेल, दूसरा आपका सेकेंडरी सेल। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्राइमरी सेल कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान में रख लेंगे कि जो आपका वोल्टीय सेल है, जो शुष्क सेल है, जो आपका लेकलांसे सेल है और जो डेनियल सेल है, ये सब क्या कहलाते हैं, तो सर प्राइमरी सेल कहलाते हैं।
उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि अक्रिय गैस यानी कि जो नोबेल गैस एलिमेंट है, नोबेल गैस एलिमेंट की संख्या 6 है। कौन कौन सा? तो सर हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब के सब क्या है सर? तो अक्रिय गैस तत्व हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अक्रिय गैस परमाणु ऊर्जा के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी परमाणु का जो कक्षा होता है उसको हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अक्रिय गैस परमाणु ऊर्जा के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि अक्रिय गैस वे गैस तत्व होते हैं जो अस्थायी माने जाते हैं, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और आप सबों को ये भी मालूम होना चाहिए ऑक्टेव रूल के अनुसार, अष्टक नियम के अनुसार, कि अगर किसी तत्व के या अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो वो परमाणु क्या माना जाता है? अस्थायी माना जाता है। एक तरफ आप क्या कह रहे हैं कि सर ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो अस्थायी माना जाएगा, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि सर अक्रिय गैस अस्थायी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अक्रिय गैस जो परमाणु होंगे उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो आप सभी कहेंगे सर 8 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, अक्रिय गैस जो आपका हीलियम है इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे कि अक्रिय गैस हीलियम को छोड़ करके बाकी के और जितने भी अक्रिय गैस हैं उन सब के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। केवल और केवल हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितना रहेगा सर? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा सर? हीलियम जो अक्रिय गैस है उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है, और आप सभी इसको कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सभी को सीधे याद रखना है कि अक्रिय गैस जो है इसकी संयोजकता 0 होती है। जितने भी आपका नोबेल गैस एलिमेंट है इन सब का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है सर? 0 होता है, 0 होता है। आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, क्या लिखा है मैंने कि निम्नतम तापमान किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। जी हाँ, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर के द्वारा लोवेस्ट टेम्परेचर को मापा जाता है, निम्नतम तापमान को मापा जाता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा यानी कि अल्कोहल तापमापी के द्वारा लोवेस्ट टेम्परेचर यानी कि निम्नतम तापमान को मापा जाता है। अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए किस थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है, तो आप सभी याद रखेंगे कि सर बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए मरकरी थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए किस थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है? तो मरकरी थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि थर्मामीटर का खोज किसने किया, तो आप सभी याद रखेंगे कि सर थर्मामीटर का खोज फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने करा। थर्मामीटर का खोज किसने करा सर? फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने करा। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है। जी हाँ, आपके कई एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्रोनोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। आप सभी लिखेंगे सर क्रोनोलॉजी जो है वो समय की अवधि के, क्रोनोलॉजी समय की अवधि के अध्ययन से संबंधित है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला फैक्ट है, पॉइंट नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व का सभी गुण विद्यमान होता है क्या कहलाता है। जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें उस तत्व के बारे में सारे गुण उपलब्ध होते हैं, तो वह सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है। आप सभी कहेंगे सर तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, और हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व का सभी गुण विद्यमान होता है, तो परमाणु कहलाता है, यानी कि एटम कहलाता है। क्या कहलाता है सर? परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है।
अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि परमाणु का खोज किसने करा, तो आप सभी ध्यान में रखना कि सर परमाणु का खोज डाल्टन ने करा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो सर सर्वप्रथम डाल्टन ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो आप इस चीज का भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे ये तो कह रहे हैं कि सर तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या कहलाता है, तो आप सभी याद रखेंगे सर यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो किस नियम पे आधारित है। तो मैंने आपको रिसेंटली किसी वीडियो में बताया है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखेंगे। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया, या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने खोजा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत धारा है, इसके 3 प्रभाव जनरली आपको देखने को मिलते हैं। विद्युत धारा का 3 प्रभाव आपको जनरली देखने को मिलता है। पहला तो आपका यहाँ पे मेंशन किया ही है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। दूसरा होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, और तीसरा होता है आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ये 3 प्रभाव इलेक्ट्रिसिटी का देखने को आपको मिलता है। आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया, तो आप सभी याद रखेंगे कि सर चुंबकीय प्रभाव को ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने खोजा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा? ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने खोजा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को किसने खोजा, तो आप सभी याद रखना कि सर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को जूल नामक वैज्ञानिक ने खोजा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को किसने खोजा, तो आप सभी याद रखना सर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को विलियम निकोल्सन नामक वैज्ञानिक ने खोजा। विद्युत धारा के केमिकल इफेक्ट को किसने खोजा, तो सर विलियम निकोल्सन नामक वैज्ञानिक ने खोजा। हालांकि आपसे क्या पूछा जा रहा था कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा, तो आप याद रख लेंगे ऑरेस्टेड ने खोजा। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, बड़ा ही आसान सा चीज आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेथोस्कोप, इसी को आप आला कहते हैं, जो डॉक्टर आला लगा करके आपका चेक करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर स्टेथोस्कोप जो है वो ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। और ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि स्टेथोस्कोप के खोजकर्ता कौन है, यानी कि आला के खोजकर्ता कौन है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर स्टेथोस्कोप का खोज लेनेक नामक वैज्ञानिक ने किया। आला का खोज किसने किया? तो लेनेक नामक वैज्ञानिक ने किया। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पादप जगत का उभयचर किस वर्ग के पौधों को कहा जाता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किस वर्ग के पौधों को कहा जाता है। एम्फीबियन बोले तो जो जल में भी सर्वाइव कर सकता है और थल में भी सर्वाइव कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्लांट किंगडम का कौन सा वर्ग जो है वो एम्फीबियन के नाम से जाना जाता है या उभयचर कहलाता है। आप सभी याद रखेंगे कि सर ब्रायोफाइटा वर्ग के जो भी पौधे होते हैं प्लांट किंगडम में, ब्रायोफाइटा वर्ग के जो भी पौधे होते हैं वे सब के सब क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं, एम्फीबियन कहलाते हैं। आप इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। ध्यान में रखिएगा, एक और क्वेश्चन आपके जीवों के समूह से, संघ से संबंधित पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा कहलाता है। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है और आपके कई एग्जाम में रिपीट किया गया है। क्या कि जंतु जगत का यानी कि एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा समूह किसको बोला जाता है? तो आप ध्यान में रखेंगे कि जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है सर? एरेथ्रोपोडा को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके एनिमल किंगडम में लगभग 80% जीव ऐसे हैं जो ऑर्थोपोडा किंगडम से बिलोंग करते हैं, यानी कि ऑर्थोपोडा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, समूह से बिलोंग करते हैं। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, क्या लिखा है मैंने कि रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपके केमिस्ट्री में आवारा तत्व किसको बोला जाता है। ध्यान में रखेंगे कि सर केमिस्ट्री में आवारा तत्व हाइड्रोजन को बोला जाता है।
किसको बोला जाता है सर? हाइड्रोजन को। क्यों? इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इसका कोई जगह निर्धारित नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन जो है वो आवारा तत्व है, या केमिस्ट्री में इसको आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन ही आपका इकलौता ऐसा अधातु है जो पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर मिलता है आपको, जबकि पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर आपको धातु मिलता है और दाईं ओर अधातु मिलता है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से एकमात्र इकलौता अधातु कौन सा है जो पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर उपस्थित होता है? तो आप क्या कहेंगे? सर हाइड्रोजन इकलौता ऐसा अधातु है जो पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर उपस्थित होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी पॉइंट थे आप उन सारे को आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपसे दोबारा पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।